जय हिंद दोस्तों, मैं अमित नागले आप सभी का वशिष्ठ एकेडमी यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आई होप आप लोगों का सीजीएसआई का तैयारी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी तक के बुक्स या कोई भी किसी प्रकार से तैयारी स्टार्ट नहीं करी होगी। सोच रहे होंगे कि जब नोटिफिकेशन आएगा एग्ज़ाम का तब से हम स्टडी तैयार स्टार्ट करेंगे। तो उन्हीं लोगों के लिए और जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उन लोगों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट किए थे जिसमें सीजीएसआई के पॉइंट ऑफ व्यू से रिवीजन के तौर पे हम लोग एक जीके की सीरीज स्टार्ट किए हैं। इसमें ऐसे टॉपिक्स को हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं जो कि मिसलेनियस कहा जाता है। यह विविध प्रकार के अंतर्गत सब्जेक्ट्स में आता है। ऐसे टॉपिक्स जिनको कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और किस चीज़ से पढ़ना है, ये समझने में थोड़ी सी हम लोगों को कठिनाई महसूस होती है। तो हमने ऐसे ही टॉपिक उठाए हैं या स्टार्ट किए हैं जिससे कि आपको हम सरल से सरल माध्यम हो सके और अगर ट्रिक के माध्यम से हो सके जिससे आपको याद करवा पाए, तो ऐसे टॉपिक्स को हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आज मैं जो टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन का पार्ट है। बेसिकली अंतर्राष्ट्रीय संगठन आपके सीजीएसआई के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअल में। और अंतर्राष्ट्रीय संगठन में बहुत टाइप के अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते हैं, जैसे आप लोगों ने नाम सुने भी होंगे। ब्रिक्स होता है, बिम्स्टेक होता है, G20 सुने होंगे, G7 और यूएनओ, WHO, ये सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ये सारे संगठन आपको बुक्स में मिल जाएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमको उसमें क्या चीज़ याद रखना है, कितना पढ़ना है, इसके लिए हम लोग एक संक्षिप्त रूप में एक रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक समरी के फॉर्म से हम आपको फैक्ट याद करवाने की कोशिश करेंगे जो एग्जाम में आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की थोड़ी सी बेसिक हमको हिस्ट्री पता होना चाहिए, जिससे थोड़ा एक कहानी के फॉर्म में हम लोग जैसे समझेंगे तो उससे एक फ्लो बनेगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ का विकास कहाँ से हुआ, कैसे उसका जन्म हुआ, है ना। तो आइए देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ। तो थोड़ा सा इसकी कहानी स्टार्ट करते हैं। तो बात उस समय की है जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। प्रथम विश्व युद्ध आप सभी जानते होंगे कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक स्टार्ट हुआ है। तो प्रथम विश्व युद्ध बेसिकली 1914 से 1918 के बीच में चला है। ठीक है। अच्छा, ये किन किन राष्ट्रों के बीच में हुआ है? तो प्रथम विश्व युद्ध की अगर बात किया जाए तो यूरोपियन संघ के जितने भी राष्ट्र है अभी, जर्मनी, इटली और लंदन, ठीक है, अमेरिका, इन सब राष्ट्रों के बीच में आपस में ये लोग युद्ध कर रहे थे। ठीक है। अब आपका कहना ये रहेगा कि जब ये सारे राष्ट्र आपस में युद्ध कर रहे थे तो हमारा देश क्या कहाँ था? हमारा देश भी लड़ रहा था क्या प्रथम विश्व युद्ध में? तो बिल्कुल हाँ, प्रथम विश्व युद्ध में हमारे देश ने पार्टिसिपेट किया। तो हमारा देश उस समय पार्टिसिपेट कर रहा था कि नहीं कर रहा था, ये एक क्वेश्चन आता है। तो बिल्कुल हमारा देश भी पार्टिसिपेट कर रहा था, लेकिन उस समय आप जानते हो कि उस समय हमारा देश आज़ाद नहीं था, ब्रिटिश हुकूमत के कंट्रोल में था। तो ब्रिटिशर्स के तरफ से हम लोगों ने भी, हमारे यहाँ की सेना ने भी इंग्लैंड के तरफ से प्रथम विश्व युद्ध में पार्टिसिपेशन किया था। अच्छा, अब जैसे युद्ध समाप्त हुआ, 2018 में समाप्त हुआ, तो कुछ ना कुछ उसके कारण होते हैं। कोई भी युद्ध चलता है तो वो दो तरीकों से समाप्त होता है, या तो कोई संधि होगी या फिर कोई समझौता होगा। ठीक है, या संधि होगी या फिर समझौता होगा। ठीक है। तो प्रथम विश्व युद्ध जैसे ही समाप्त होता है, प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होते ही बहुत सारी 8-10 प्रकार की संधियां हुई है, लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट संधि है वो है वर्साई की संधि। वर्साई की संधि जो कि सन 1920 में हुई है, 1920 में हुई है। ठीक है। इसी वर्साई की संधि से एक संघ की स्थापना का स्टार्ट होता है। एक संघ स्थापना करेंगे ऐसा एक प्रस्ताव पारित होता है और उस संघ का नाम दिया जाता है राष्ट्र संघ। ठीक है, राष्ट्र संघ, जिसे हम लोग इंग्लिश में लीग ऑफ नेशन कहते हैं, लीग ऑफ नेशन। ठीक है। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि राष्ट्र संघ जब बना तो ये राष्ट्र संघ नाम या इसकी स्थापना में मुख्य उद्देश्य क्या था और इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना बेसिकली उस समय के अमेरिका के राष्ट्रपति, अमेरिका के प्रेसिडेंट
जिनका नाम है विड्रो विल्सन। ये नाम इंपॉर्टेंट है भाई, ये नाम को ध्यान में रखिएगा। विड्रो विल्सन जो कि उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने लीग ऑफ नेशन और इनके साथ में, विड्रो विल्सन के साथ में और भी अन्य देशों के प्रतिनिधि लोगों ने मिलकर राष्ट्र संघ की स्थापना करी। अब देखो, राष्ट्र संघ बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था कि प्रथम विश्व युद्ध से क्या क्या बेसिकली हुआ। अब देखो, युद्ध के क्या परिणाम निकलते, कभी भी आप लोगों ने देखा होगा युद्ध के 3 परिणाम निकलते हैं। कभी भी किसी भी राष्ट्र के लिए युद्ध के 3 परिणाम हो सकते हैं। कौन कौन सा? पहला, सामाजिक स्तर पर नुकसान होगा, राजनैतिक स्तर पर नुकसान होगा और आर्थिक स्तर पर भी नुकसान होगा। ठीक है, तो कोई भी राष्ट्र जब युद्ध समाप्त होता है, तो दोनों, कभी भी युद्ध समाप्त होता है तो उसके ये परिणाम निकलते हैं, जैसे कि सामाजिक स्तर, राजनीतिक स्तर और आर्थिक स्तर। ठीक है, और इससे मूल रूप से होता क्या है? मूल रूप से कोई भी राष्ट्र की सुरक्षा और शांति भंग होती है। ठीक है, कोई भी राष्ट्र की सुरक्षा और शांति भंग होती है। तो ये राष्ट्र संघ बनाने का उद्देश्य यही था कि अब आने वाले समय में ऐसी कोई भी विश्व में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम स्टार्ट ना हो जिससे कि द्वितीय विश्व युद्ध हो। ठीक है, इसीलिए राष्ट्र संघ बनाया गया। लेकिन इसमें कुछ कमियां थी, कुछ इनके अपने रूल्स एंड रेगुलेशन ऐसे थे जो अन्य राष्ट्र फॉलो नहीं कर पाए। तो इसलिए क्या हुआ कि राष्ट्र संघ बनने के बावजूद भी ये द्वितीय विश्व युद्ध को नहीं रोक पाए और जर्मनी ने डायरेक्ट पोलैंड पे हमला कर दिया और फाइनली सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया। अब ये द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक छड़ा है? ये है 1939 से 1945 तक के चला है बेसिकली। ठीक है, 1939 से 1945 तक के द्वितीय विश्व युद्ध चला है। ठीक है, इसके बाद में आगे देखते हैं। तो अभी तक के हमने द्वितीय विश्व युद्ध तक के समझा। अब क्या होता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में ये जो राष्ट्र संघ था, राष्ट्र संघ जिसे लीग ऑफ नेशन कहा गया, इस लीग ऑफ नेशन का एक नाम और दिया गया। अब बेसिकली हुआ क्या था, ये लीग ऑफ नेशन कहां से बनकर निकला है? वर्ल्ड वार फर्स्ट से, प्रथम विश्व युद्ध के बाद में इसका जन्म हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए इसको एक नाम दिया जाता है। अब ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इस नाम को याद रखिएगा, चाइल्ड ऑफ वर्ल्ड वार फर्स्ट, या इसको हिंदी में अपन क्या कह सकते हैं? प्रथम विश्व युद्ध का बालक। अब ये बालक का जन्म बेसिकली हुआ तो प्रथम विश्व युद्ध से है, इसीलिए ये राष्ट्र संघ की बात जो चल रही है, राष्ट्र संघ को कहते हैं प्रथम विश्व युद्ध का बालक। ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये एग्जाम में आता है। ठीक है, डायरेक्ट पूछ लेते हैं। चलो, अब ये जो राष्ट्र संघ है, यही राष्ट्र संघ, अब इसकी जितनी भी कमी विषया थी, जितनी भी इसकी कमजोरी थी, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन थे, इसको चेंज किया गया क्योंकि समय बहुत ज्यादा बीत चुका था, 1945। तो इसी को रिफॉर्म किया और इसी को रिफॉर्म करके इसका जो नाम दिया अगली बार वो था संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ। अब ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसको शॉर्ट फॉर्म में यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली था क्या? राष्ट्र संघ का ही अपडेटेड वर्जन बोल सकते हैं इसको। ठीक है, ये प्रथम विश्व युद्ध के बाद बना है और ये बना है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में। ठीक है, तो ये बनता है आपका संयुक्त राष्ट्र संघ। तो इस प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ का जन्म होता है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में। अब प्रथम विश्व युद्ध कैसे हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध कैसे हुआ, इसके क्या परिणाम थे, इसके क्या उद्देश्य थे, ये एक सेपरेट टॉपिक है, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट ये चीज था, संयुक्त राष्ट्र संघ का जन्म कैसे हुआ। ठीक है, अब इसके आगे संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने भी फैक्ट्स हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, उन फैक्ट्स पे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ। अब संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में हम लोगों को कौन कौन सी चीजें इसमें जानना है, जैसे उसकी स्थापना कब हुई है, कब कितने राष्ट्र शामिल है, कहाँ उसका मुख्यालय है, क्या उसकी आधिकारिक भाषा है, इसके बारे में हम लोग अब जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो यूनाइटेड नेशन नाम है, ये यूनाइटेड नेशन नाम दिया किसने, यहां से क्वेश्चन बनता है। तो ये नाम भी अमेरिका के राष्ट्रपति, अमेरिका के प्रेसिडेंट
कब के? 1945 में। क्यों? क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त कब हुआ है? 1945 में, और 1945 के बाद में ही संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई है। ठीक है, तो उस समय के अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे 1945 में, उनका नाम था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। थोड़ा अजीब सा नाम है, लेकिन अब कैसे करेंगे, याद तो करना पड़ेगा। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। अब ये डायरेक्ट नाम आता है एग्जाम में, संयुक्त राष्ट्र संघ का नाम किसने दिया था? तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट आपको याद रखना है। ठीक है, अच्छा, अब इसकी स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना की डेट सहित याद रखना है, 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर 1945 इसका स्थापना दिवस है। 24 अक्टूबर को ही, ये जो 24 अक्टूबर दिख रहा है, ये 24 अक्टूबर को ही एवरी ईयर, हर साल यूएन डे, संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो यूएन डे, एक क्वेश्चन यहां से भी निकलता है, दिवस पे क्वेश्चन आता ही है एग्जाम्स में कि किस तारीख को कौन सा दिन मनाते हैं। तो यूएन डे, यूनाइटेड नेशन डे कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। स्थापना दिवस था किसका? संयुक्त राष्ट्र संघ का। ठीक है, अब बात आती है शामिल राष्ट्र कि इसमें कितने राष्ट्र शामिल थे। तो देखो, जब 1945 था, जब यह संघ की स्थापना की गई, तब इस संघ में 51 देश शामिल थे। कितने देश? 51 देश। अब इसमें नया क्वेश्चन क्या बनता है कि जो लास्ट नेशन था, मतलब 51वां नेशन था जो, उसका नाम बताइए। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, 51वां देश कौन सा था? तो याद रखना है आपको, 51वां देश था पोलैंड। ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, पोलैंड। ठीक है, अब बात आती है कि हमारा भारत कब शामिल हुआ। ये एक नया क्वेश्चन बनता है कि 1945 में ही हमारा भारत देश शामिल हुआ। मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि भारत देश यूनाइटेड नेशन का पार्ट कब था या कब शामिल हुआ उसमें, तो वो भी आपको याद रखना है। 1945 में ही भारत भी शामिल हुआ है। भारत भी शामिल हुआ है। कब हुआ है? 1945 में ही। ठीक है, लेकिन अभी क्या चल रहा है? अभी तो चल रहा है 2022। अब ये 2022 में, अभी वर्तमान समय में कितने देश यूनाइटेड नेशन के पार्ट्स है, ये कितने देश यूनाइटेड नेशन के अधीन कार्य करते हैं, तो उसको वो कंट्री का नाम है, कितने कंट्री करते हैं? 193। 193 देश है जो अभी संयुक्त राष्ट्र संघ के पार्ट है। ठीक है, इसमें भी एक पूछता है कि जो लास्ट देश है, जो लास्ट देश है उसका नाम बताइए कि संयुक्त राष्ट्र संघ में कौन सा देश है जो एकदम अंतिम रूप से शामिल हुआ है। तो उसका नाम आपको याद रखना है, उसका नाम है आपका साउथ सुडान। साउथ सुडान कब शामिल हुआ है? 2011 में। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक क्वेश्चन मैं आपको पूछ रहा हूं कि अभी वर्तमान समय में कितने देश है, पूरे विश्व में कितने देश है, अब बिना गूगल की सहायता के खुद से बताइएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं मुख्यालय की तरफ कि इसका मुख्यालय कहां पर है। तो इसका मुख्यालय कहां पर है? न्यूयॉर्क। यहां से एक और चीज बता देता हूं, ये जो न्यूयॉर्क सिटी है, न्यूयॉर्क तो यूएसए का पार्ट है, यूएसए में आता है, ये सबको पता है। लेकिन एक चीज और बता देता हूं जिससे एक एक्स्ट्रा जियोग्राफी का क्वेश्चन बन जाता है कि न्यूयॉर्क किस द्वीप पर है। तो मैनहट्टन द्वीप बोलते हैं उसको। ठीक है, मैनहट्टन द्वीप, मैनहट्टन द्वीप पर स्थित है न्यूयॉर्क। ठीक है, तो ये हो गया इसका मुख्यालय। ठीक है, अब इसके बाद में बात करते हैं कि 193 देश इसमें शामिल है। किसमें? संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 लोग शामिल है, ये 193 देश शामिल है। अब देश के बारे में आप सभी जानते हैं कि जितने भी देश होते हैं सबकी अपनी अपनी भाषाएं हैं। तो जब 193 लोग एक जगह पे सम्मिलित हो जाएंगे तो किस भाषा में बात करेंगे, ये भी तो एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। ठीक है, तो आइए इसके बारे में भी जानते हैं कि 193 नेशंस है, तो इसमें आधिकारिक भाषाएं कौन कौन सी है। ठीक है, हिंदी है, इंग्लिश है, और भी फ्रेंच है, अरेबियन है, रशियन है, इतने सारे देश है तो इतनी सारी लैंग्वेज भी है। तो इसमें से आधिकारिक दर्जा किसको दिया गया, किन भाषाओं को आधिकारिक दर्जा दिया हुआ है संयुक्त राष्ट्र संघ में। ठीक है, इसको देखते हैं। तो 6 भाषाएं हैं टोटल, लेकिन अब ये 6 भाषाओं को याद करने के लिए मैं एक ट्रिक के माध्यम से बताता हूं जिससे आपको डायरेक्ट याद हो जाएगा एक ही बार में कि कौन कौन सी भाषाएं हैं। ठीक है, तो मैं इसको एक ट्रिक के माध्यम से बताता हूं। तो जो ट्रिक है वो इस प्रकार से है, रूस का फेस,
ये एक लाइन याद करोगे, ये एक लाइन से आपको मुक्ति मिल जाएगी। किससे? आधिकारिक भाषाओं को याद करने से। इस लाइन का आगे भी एक महत्व है, ये मैं आगे पढ़ाऊंगा तो समझ में आएगा कि एक ही ट्रिक से दो चीजें कैसे याद होती है। अभी तो पहले आधिकारिक भाषाएं देखते हैं, ठीक है। तो रू से आपको समझ में आ गया, क्या होगा? रशियन, रशियन हो गया। स से क्या होगा? स्पेनिश, ठीक है। का को छोड़ दीजिए, ठीक है। एफ से क्या हो जाएगा? फ्रेंच। ए से क्या हो जाएगा? अरेबिक। सी से क्या होगा? चाइनीज, चाइनीज। और ई से क्या हो जाएगा? इंग्लिश, ठीक है। ऐसा उम्मीद है कि इस बार आपका क्वेश्चन जो बने इसी से बन जाए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि इनमें से कौन सी भाषा संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल है या नहीं है। दोनों टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आपको याद रखना है रशियन, स्पेनिश, फ्रेंच, अरेबिक, चाइनीज और इंग्लिश। हिंदी मत मार के आ जाना ना, हिंदी नहीं है, इंग्लिश है, चाइनीज है, अरेबिक है, फ्रेंच है, स्पेनिश है और रशियन है, ठीक है। तो इतना जो मैं आपको पढ़ाया हूं, इसमें जितनी भी चीजें बोर्ड पर लिखी हुई है सारी इंपॉर्टेंट है, सारी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं लिखा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसके बाद में आगे कंटिन्यू करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग, ठीक है। अब इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग क्या क्या होते हैं। अभी जैसे हम लोगों ने जाना है, जैसे कि हमारा भारत का संविधान है, ठीक है। संविधान के 3 अंग होते हैं बेसिकली, ठीक है। एक होती है विधायिका, एक कार्यपालिका और एक होती है न्यायपालिका। ये तीनों आप लोग संविधान जब पढ़ोगे तब आपको ये चीज पढ़े होगे पहले से। वैसे ही संयुक्त राष्ट्र संघ में भी 5 अंग होते हैं। बेसिकली जब स्टार्ट हुआ था तब 6 अंग थे, लेकिन अभी एक अंग को इन्होंने निष्क्रिय कर दिया है, तो अभी 5 अंग कार्यरत है, ठीक है। जिसमें से हम लोग थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव नॉलेज लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो अंग है ये है जनरल असेंबली, जिसको कहा जाता है महासभा, ठीक है। महासभा को एक और चीज बोला जाता है, इसे विश्व की लघु संसद। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, विश्व की लघु संसद किसे कहते हैं, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो महासभा होती है, जनरल असेंबली, उसी को क्या कहा जाता है? विश्व की लघु संसद। इसका कार्य क्या होता है जनरल असेंबली का? ये विधायिका का कार्य करते हैं, विधायिका का पॉलिसी मेकिंग, जो भी कानून बनाना है, पॉलिसी बनाना है विभिन्न राष्ट्रों के लिए, उसका कार्य कौन करता है? महासभा करता है, ठीक है। अब इसके बाद में बात करते हैं सदस्य की, कि इसमें कितने सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो जितने अभी संयुक्त राष्ट्र संघ में जितने देश शामिल है, तो सभी राष्ट्र के 1 से लेकर 5 तक के सदस्य इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। इन लोगों की जो बैठक होती है ये सितंबर महीने में होती है। सितंबर महीने में साल में एक बार ये लोग बैठक करते हैं, ठीक है, और विभिन्न मुद्दों पे चर्चाएं करते हैं, जैसे आप लोग सभी जानते हैं, ठीक है। और कितने सदस्य होते हैं? 193 नेशन इसमें सम्मिलित है, तो सभी राष्ट्रों के प्रतिनिधि इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि महासभा में कितने राष्ट्र सम्मिलित है या कितने सदस्य है, तो आपको याद रखना है 193 नेशंस सम्मिलित है, ठीक है। अभी इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी अध्यक्षता अभी कौन कर रहे हैं, ठीक है। इसके जनरल असेंबली के अध्यक्ष भी होते हैं, ठीक है। तो इसकी अध्यक्षता अभी करंट अफेयर के हिसाब से जो क्वेश्चन बन सकता है, तो उनका मैं नाम बताता हूं कि इसकी अध्यक्षता अभी कौन कर रहा है। तो उनका नाम है अब्दुल्ला सालेह, अच्छे से पढ़िएगा, अब्दुल्ला सालेह। अब अब्दुल्ला सालेह तो डायरेक्ट पूछ सकते हैं, इनका बैकग्राउंड भी पूछा जा सकता है कि ये वर्तमान में क्या है। तो वर्तमान में ये मालदीव के विदेश मंत्री है। कौन है? विदेश मंत्री। ये चीज आपको जानना है, ठीक है। तो ये मालदीव के विदेश मंत्री है अब्दुल्ला सालेह, इनकी अध्यक्षता करते हैं, किसकी? जनरल असेंबली की, ठीक है। तो 193 सदस्य। सितंबर में एक चीज यहां लिख सकते हैं, वर्ष में एक बार बैठक होती है, वर्ष में एक बार बैठक होती है इन लोगों की, ठीक है। तो विश्व की लघु संसद, विधायिका का कार्य होता है पॉलिसी मेकिंग, पॉलिसी बनाना कार्य करते हैं, ठीक है। और विभिन्न मुद्दों पे चर्चा की जाती है महासभा में,
अब जो सबसे इंपॉर्टेंट इसका जो अंग है वो है सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल को शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है विश्व का पुलिसमैन। विश्व का पुलिसमैन, विश्व का पुलिसमैन। ये सीधे सीधे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, विश्व का पुलिसमैन किसे कहते हैं? सुरक्षा परिषद। विश्व की लघु संसद किसे कहते हैं? महासभा को। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ संसद थी वैसे यहाँ संयुक्त राष्ट्र में भी संसद है। जैसे हमारे यहाँ कार्यपालिका है वैसे कार्यपालिका के फॉर्म में संयुक्त राष्ट्र में क्या है? सुरक्षा परिषद है। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा इसलिए हो जाती है कि कोई भी पॉलिसी अगर महासभा से पारित होती है या कोई भी मुद्दा महासभा से सिक्योरिटी काउंसिल में आता है, विधायिका का कार्य होता है किसी भी पॉलिसी को बनाना, किसी भी कानून को बनाना, लेकिन उसको पूरे विश्व में सुचारू रूप से कार्यरत करना, ये कार्य किसका है? सुरक्षा परिषद का है। ठीक है, सुरक्षा परिषद का। अब इसमें बात करते हैं कि सदस्य कितने हैं। इंपॉर्टेंट चीज आती है यहां पे कि इसमें कितने सदस्य शामिल है। तो इसमें जो कुल सदस्यों की संख्या होती है, कुल सदस्यों की संख्या है इसमें 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। अस्थायी सदस्य। ठीक है, अब देखो, आप अगर प्रीवियस ईयर का एसआई पेपर का एनालिसिस करोगे, ठीक है, प्रीवियस ईयर का पेपर एनालिसिस करोगे तो उसमें यहां से क्वेश्चन बना है। यहां से एक क्वेश्चन आया है, आप चेक कर सकते हैं पेपर को कि 5 स्थायी सदस्य कौन से थे। इसमें से ऐसा क्वेश्चन बनाना है कि कौन सा देश स्थायी सदस्य में शामिल नहीं है। ठीक है, तो ये जो 5 स्थायी सदस्य है, ये कौन कौन से स्थायी सदस्य है, तो इसको भी मैं एक ट्रिक के माध्यम से बता रहा हूं। जो ट्रिक हमने आधिकारिक भाषा के लिए यूज करी थी वही ट्रिक यहां पर भी हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो वो ट्रिक है रूस का फेस। ठीक है, इसको याद कीजिए, एक ट्रिक से 2 काम हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो रूस से एक आपको पता चल गया कि फर्स्ट नंबर पे कौन है? रूस, एक राष्ट्र हो गया। एफ से आ जाता है यहां पे फ्रांस। ठीक है, ए से आ जाएगा यहां पे अमेरिका। सी से आ जाएगा यहां पे चीन और ई से आ जाएगा इंग्लैंड। ठीक है, तो यहीं से आपके क्वेश्चन बना था। ये 5 स्थायी सदस्य है जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ में जो सुरक्षा परिषद है, सिक्योरिटी काउंसिल है, उसके 5 स्थायी सदस्य है, 5 परमानेंट मेंबर, रूस, फ्रांस, अमेरिका, चीन, इंग्लैंड। इसी ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हो। मैं इस पे थोड़ा सा संकेत बना सकता हूं। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन क्या आया था कि इनमें से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ की सिक्योरिटी काउंसिल में शामिल नहीं है। तो इसमें से 3 ऑप्शन दिए थे। एक किसी को भी आप, जैसे भारत को ही ले सकते हैं, श्रीलंका को ले सकते हैं, कोई भी देश को आप ऑप्शन बना के ले सकते हैं। तो यहां से एक क्वेश्चन बना है। ठीक है, अब इसके बाद में आते हैं अस्थायी देश। तो अस्थायी देश क्या होते हैं? सिक्योरिटी काउंसिल, इन लोगों का जो चुनाव होता है कि 10 अस्थायी सदस्य कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो इन लोगों का जो चुनाव होता है, इन लोगों का चुनाव जनरल असेंबली से होता है, महासभा द्वारा होता है। महासभा डिसाइड करती है कि अस्थायी सदस्य में किन राष्ट्रों को सम्मिलित करना है। ठीक है, महासभा चुनाव करती है और इनका कार्यकाल भी होता है, एक फिक्स टेन्योर होता है। तो इन लोगों का जो कार्यकाल होता है, इन लोगों का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। ठीक है, 2 वर्ष का कार्यकाल होता है। ठीक है, तो 2 वर्ष के बाद में कोई नया देश आएगा, वो 2 वर्ष तक के अस्थायी सदस्य रहेगा। ठीक है, उसके बाद में जैसे उसका टेन्योर खत्म होगा तो फिर कोई नया राष्ट्र आएगा, और ये जो नया राष्ट्र का जो चुनाव है वो कौन करता है? महासभा। महासभा के द्वारा ही कौन सा राष्ट्र अस्थायी सदस्य बनेगा, इसका डिसीजन कौन लेता है? महासभा द्वारा लिया जाता है। अच्छा, अब इसके कॉन्टेक्स्ट में अब देखिए, हमारे इंडिया की बात किया जाए तो इंडिया तो स्थायी सदस्यों में शामिल नहीं है। ठीक है, तो अस्थायी सदस्य में ज्यादा प्रोबेबिलिटी बनती है क्योंकि स्थायी में नहीं है तो अस्थायी में होना चाहिए। तो यहां से इंडिया के कॉन्टेक्स्ट से क्वेश्चन आता है, इसको यहां पर समझाता हूं मैं। इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको एक चीज जानना है कि इंडिया कितने बार अस्थायी सदस्य रह चुका है सिक्योरिटी काउंसिल का। तो आपको याद रखना है 8 बार। ठीक है, 8 बार अस्थायी सदस्य रह चुका है इंडिया।
ठीक है। और अभी रिसेंटली 1 जनवरी 2021 से दिसंबर 2022 तक के ये अस्थायी सदस्य है अभी, मतलब अस्थायी सदस्य के बारे में बात किया जाए तो अभी हमारा भारत देश अस्थायी सदस्य है किसका? सिक्योरिटी काउंसिल का, ठीक है। इसके आगे अब देखते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। इसमें जो मैंने अभी आपको सिक्योरिटी काउंसिल में 15 सदस्य बताए, 15 सदस्य में 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? स्थायी है तो ऐसा क्या उसमें एक्स्ट्रा आ गया और जो अस्थायी है तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, इनको पार्टिसिपेट क्यों, मतलब सेपरेट क्यों किया गया है इस चीज को लेकर? ठीक है, तो स्थायी और अस्थायी में क्या है? सबसे पहली बात यह है कि ये जो 5 स्थायी सदस्य है इनको किसी भी नियम और किसी भी कानून से इन लोगों को इन अस्थायी सदस्य से हटाया नहीं जा सकता। पहला चीज तो ये परमानेंट रहेंगे जब तक यूनाइटेड नेशन रहेगा, सिक्योरिटी काउंसिल रहेगी, तब तक के ये 5 राष्ट्र तो आ सकते। इसमें 6वां ऐड हो सकता है लेकिन 5 से 4 नहीं हो सकते। सबसे पहली बात इनकी विशेषता ये है। दूसरी जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस इनके पास में जो शक्ति है वो है वीटो पावर। इसके बारे में आप लोग सभी जानते होंगे, ये हमारे यहाँ संविधान में राष्ट्रपति के पास में भी होता है वीटो पावर। अभी वीटो पावर इंग्लिश हिंदी में भी वीटो ही पावर कहते हैं, ठीक है, लेकिन बेसिकली इसका मतलब समझिए कि वीटो पावर एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, वीटो पावर को अगर हिंदी में अगर बात देखा जाए तो निरस्तकारी शक्ति कहते हैं इसको, निरस्तकारी शक्ति। निरस्तकारी शक्ति का अर्थ ये होता है कि इन राष्ट्रों के पास में ऐसा पावर है कि कोई भी, मान के चलो सिक्योरिटी काउंसिल में कोई भी मुद्दा आया जिसके ऊपर वोटिंग करना है और वोट करने के बाद में इसको पारित करना है, ठीक है, तो ये पारित तभी होगा जब इन 5 राष्ट्रों के वोट इनको पॉजिटिव फॉर्म में मिलेंगे। पॉजिटिव फॉर्म में मतलब ये मुद्दे को पारित करना है तो इसमें रूस भी मंजूर होना चाहिए, फ्रांस भी मंजूर होना चाहिए, अमेरिका भी वोट देना चाहिए, इंग्लैंड भी और चाइना भी, ठीक है। इनमें से किसी एक राष्ट्र ने भी, और इनके पास में क्या है एक्चुअल में? निरस्तकारी। अभी निरस्तकारी का मतलब ये है कि मान के चलो चीन ने इस मुद्दे को पारित नहीं करने के लिए वोट डाल दिया कि नहीं, मुझे पसंद नहीं है, मुझे इस मुद्दे को पारित नहीं करना है, तो अगर चीन ने यहां पर कैंसिल कर दिया तो यह मुद्दा पारित नहीं हो सकता पूरे विश्व में, ठीक है। तो इसको कहा जाता है निरस्तकारी शक्ति, ठीक है, कि कोई भी इसमें, इनके पास में, हर राष्ट्र के पास में ये पावर है कि किसी मुद्दे को ये रोक सकते हैं, भले चाहे ये 10 के 10 इस मुद्दे को पारित करने के पक्ष में हो, इनमें से 4 राष्ट्र पक्ष में हो, लेकिन चीन ने अगर मना कर दिया कि मैं इस मुद्दे को पारित नहीं करूंगा तो ये मुद्दा पारित नहीं होगा पूरे विश्व में। तो इसको कहा जाता है निरस्तकारी शक्ति या फिर वीटो पावर। ये वीटो पावर की वजह से ये 5 राष्ट्र स्थायी सदस्य भी है, ठीक है, और इनका पावर ज्यादा है पूरे वर्ल्ड में इन लोगों का पावर ज्यादा होने का कारण ये है कि इनके पास में वीटो पावर है। पूरे विश्व की एक आर्थिक मुद्दे, सामाजिक मुद्दों पर ये लोग डिसीजन लेते हैं, पॉलिसी मेकिंग करते हैं, ठीक है। तो ये यहां पर आपको बात समझ में आई वीटो पावर क्या है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के बारे में, ठीक है। अभी तक के हम लोगों ने विधायिका पढ़ लिया है, विधायिका के बाद में ये कार्यपालिका पढ़ लिया सिक्योरिटी काउंसिल। अब इसके बाद में पढ़ते हैं अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। जैसे हमारे देश में सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय होते हैं, वैसे ही यूनाइटेड नेशन का भी एक पार्ट है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। ये इंटरनेशनल जितने भी मुद्दे होते हैं इस पर न्याय दिलाने का कार्य करता है, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो एग्जाम में आता है? सबसे पहले तो इसमें बात करते हैं कि इसमें कितने सदस्य होते हैं, सदस्य बोलो या कितने जज होते हैं। कार्यपालिका है, सॉरी न्यायपालिका है, तो इसमें क्या होंगे? जज होंगे। तो इसमें 15 जज होते हैं टोटल, 15 जज। इन जजों की संख्या याद रखिएगा, 15 जज होते हैं। इनका जो कार्यकाल होता है, इनका कार्यकाल होता है 9 वर्षों का। 9 वर्ष तक के कार्य करेंगे, इसके बाद में ये सेवानिवृत्त हो जाएंगे, ठीक है। तो ये 2 बेसिकली इन लोगों का रहता है। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इनका कार्यालय या मुख्यालय जिसको बोला जाता है, कि मुख्यालय कहां पर है, मुख्यालय। तो ये विशेष करके याद रखना है आपको, मुख्यालय द हेग। किस कंट्री में आता है ये? नीदरलैंड, ठीक है, नीदरलैंड में आता है द हेग करके। देखिए इसके 5 पार्ट है, 5 पार्ट में से जो 4 अंग है, चारों अंग का मुख्यालय न्यूयॉर्क में ही है।
चाहे सिक्योरिटी काउंसिल हो, चाहे महासभा हो, चाहे इसके आगे मैं जो अभी पढ़ाने वाला हूँ उनके भी मुख्यालय कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में। बस यही एक है जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है जिसका मुख्यालय कहाँ पर है, द हेग में, नीदरलैंड में। ठीक है, तो यहाँ से भी आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय से आपको सिर्फ 3 फैक्ट याद रखना है। नंबर ऑफ जजेस कितने हैं, 15। ठीक है, इनका टेन्योर कितना होता है, 9 ईयर्स का, और इनका मुख्यालय कहाँ है, द हेग, नीदरलैंड में। ठीक है, इसके आगे देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट ऑर्गन को देखते हैं। 4th नंबर पे आता है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। ठीक है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ठीक है, इसमें सिर्फ 2 फैक्ट आपको याद रखना है, ध्यान देना है कि इसमें कितने सदस्य है और इनका कार्यकाल क्या है। तो 54 सदस्य डायरेक्टली याद रखिएगा, और इनका कार्यकाल है 3 वर्षों का। ठीक है, इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो सचिवालय। सचिवालय का कार्य क्या है, प्रशासनिक कार्य को संभालना। किसके प्रशासनिक कार्य को संभालना, जो भी आपका संयुक्त राष्ट्र का पार्ट है, जैसे महासभा हो गया, ठीक है, सिक्योरिटी काउंसिल हो गया, ठीक है, और न्यायालय हो गया, इन सब के जितने भी प्रशासनिक कार्य है इनको संभालने का कार्य कौन करता है, सचिवालय या सेक्रेटरिएट करता है। ठीक है, इनके मुख्य सचिव, करंट अफेयर के दृष्टि से मुख्य सचिव का नाम डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि मुख्य सचिव अभी कौन है। ठीक है, तो ये आपको नाम याद रखना है, एंटोनियो गुटेरेस। ठीक है, ये पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं, पुर्तगाल के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं ये। ठीक है, तो ये नाम आपको डायरेक्ट याद करना है। इसके बाद में जो 6वां पार्ट है वो है न्यास परिषद, ट्रस्टीशिप काउंसिल कहा जाता है इसको। ये बेसिकली जब संयुक्त राष्ट्र बना था तब इसका पार्ट था, लेकिन इसको 1994 से निरस्त कर दिया गया है। ये अब इसका पार्ट नहीं है, कार्यरत नहीं है। इसका कारण क्या है, एक्चुअल इसको बनाया किस उद्देश्य से गया था, ये इनको ऐसे देशों को अपने अंडर कंट्रोल में रखते थे जिन देशों की अपनी खुद की गवर्नमेंट नहीं है, या फिर जो देश गुलाम है किसी के, ठीक है, वहां पे वो खुद अपना देश नहीं चला पा रहे हैं, तो ऐसे देशों की सुरक्षा का कार्य ये करते हैं। ये उनके लिए पॉलिसी मेकिंग करेगा, ये इसके अंडर में पूरे देश अपना कार्य करेंगे। ठीक है, तो ये सारे 6 पार्ट अभी हम लोगों ने देख लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए जो प्रीलिम्स एग्जाम के लिए जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, जो 1 डे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारे फैक्ट्स मैं आपको पढ़ा चुका हूं। ठीक है, इसके आगे भी ऐसे में एक और पार्ट आएगा जिसमें बाकी जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ब्रिक्स हो गया, ठीक है, G20 हो गया, ये सब आपने सुना है। ठीक है, इसको हम लोग एक संक्षिप्त रूप से देखेंगे, समझेंगे। ठीक है, और बाकी आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट रहा होगा तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख के हमें पोस्ट कर सकते हैं। डाउट को जरूर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, और कुछ ऐसे टॉपिक जो आपको पढ़ने में असुविधा हो रही हो, ठीक है, या पढ़ने के बाद भी आपको समझ में नहीं आ रहा हो, तो ऐसे टॉपिक्स को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि हम लोग उसी टॉपिक्स को हम आगे पढ़ा सके और डिलीवर कर सके। ठीक है, तो अभी तक के लिए थैंक यू सो मच, और ऐसे ही वीडियो के लिए अगर आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसे वीडियो आपके लिए आते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।